हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो आज टोटली समझेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है और एएमयू को आज हम समझने वाले हैं। अगर आपको एएमयू समझ में आ गया तो आपको एटॉमिक मास अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सो आपको पता है कि जब एटॉमिक मास जब 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, जब केमिस्ट्री को ग्रो हो रहा था, मतलब केमिस्ट्री में रिसर्च चल रही थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमें एटॉमिक मास, एटम्स की मास की ज़रूरत पड़ने लगी। और हमें एटम का मास पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिससे हम एटम का मास पता कर सकें। सो साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने अपना दिमाग लगाया और क्यों ना सोचा कि जैसे हम किसी के रिलेटिव, जैसे आप बाजार में जाते हैं और आप सब्जी लेते हैं तो वो सब्जी शॉपकीपर क्या करता है, आपको एक किलो के वाट रहता है, उससे रिलेटिव मास कंपेयर करके आपको सामान दे देता है। सो साइंटिस्टों ने भी ऐसा ही सोचा कि हम किसी चीज़ के जो मास है एटम का किसी और चीज़ से मतलब कंपेयर करके, किसी और एटम से कंपेयर करके आपको बता दें कि एक एटम का मास इतना होता है। सो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने इसके लिए, जब आपको पता है कि रिलेटिव मास बताना है तो उन्होंने इसके लिए एक एटम चुना जो कि स्टैंडर्ड माना जाए। सो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को चुना और इनके चुनने के कुछ क्राइटेरिया थे कि मतलब जिस एटम को चूज कर रहे हैं, उसकी ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि एबंडेंस का मीन्स क्या है कि वो नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाना चाहिए। ठीक है, जिस भी एटम के कंपेयर में मास निकालना है उसको उसका अबेंडेंस होना चाहिए। क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड एटम चुनना, उसके ये क्राइटेरिया होने चाहिए। वो अबेंडेंस में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए नेचर में। शुड नॉट बी लीस्ट रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है कि किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ कैसे निकाल सकते हैं। और ऐसा कोई एटम जो ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम कैसे एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसलिए ये क्राइटेरिया है कि उसका अबेंडेंस होना चाहिए और लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए एटम, इसलिए उसको स्टैंडर्ड माना जाए। और उसके आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए। आइसोटॉप्स का मीन्स क्या है कि जैसे सेम एटॉमिक नंबर प्लस, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम पता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, हाइड्रोजन को चुना गया। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन को चुना गया। बट हाइड्रोजन को जो चुना गया तो फिर हाइड्रोजन में क्या दिक्कत आ गई कि हाइड्रोजन के क्या थे, आइसोटॉप्स थे। ठीक है, 19th सेंचुरी की बात चल रही है। उस टाइम पे जब रिलेटिव मास निकाला गया तो हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाला गया। पर जब हाइड्रोजन के कंपेयर में हमने देखा तो वहाँ पे उसके आइसोटॉप्स थे। ठीक है, इस कारण से उसको हटा के फिर ऑक्सीजन को लाया गया। फिर ऑक्सीजन के कंपेयर में हमने मास देखा। ठीक है, रिलेटिव मास देखा। और फिर ऑक्सीजन क्या कर रहा था, बहुत सारे ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर उसको भी हटा के कार्बन को लाया गया। क्या? क्यों? कार्बन जो है, ऑक्सीजन क्या रिएक्टिव हो गया था। ठीक है, ऑक्साइड ही ऑक्साइड बना रहा था, इसलिए उसको भी हटा के क्या किया गया, कार्बन को लाया गया। क्यों? कार्बन इन चारों क्राइटेरिया में बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। जैसे फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स आ गए, लेकिन उसके बाद कार्बन का आइसोटॉप्स है, मतलब जब ऑक्सीजन की स्टडी कर रहे थे, ऑक्सीजन के बेसिस पे रिलेटिव मास देख रहे थे, तो फिर उसके आइसोटॉप्स भी आ गए। जैसे O16, O17 और O18 उसके आइसोटॉप्स है ऑक्सीजन के, जो कि नेचर में जो O16 और करीब 90% के आसपास है। इस कारण से इसे भी हटा दिया है क्योंकि इसकी अबेंडेंस 90% है। उसमें क्या कहा गया था, जो एटॉमिक मास में जो रिलेटिव मास निकाला जाता तो वो अबेंडेंस होना चाहिए। देन उसके बाद कार्बन को लाया गया। आपको पता है कार्बन के इस टाइम पे वैसे 3 आइसोटॉप्स भी हैं, C12, C13 और C14। बट जो C12 है वो नेचर में करीब 99%। इस कारण से कार्बन को फिर स्टैंडर्ड चुना गया और उसके रिस्पेक्ट में हमने दूसरे एटम्स का मास कंपेयर किया। सो हमने क्या माना कि हमने स्टैंडर्ड मास माना कि जो मास है C12 एटम का, उसे हमने एग्जैक्ट 12 mu मान लिया। ठीक है, जो मास है C12 एटम का उसको हमने क्या किया, 12 mu लेट कर लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो ये हमने मान लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमने लेट किया कि जो मास है, क्योंकि हम इसके कंपेयर में रखना तो हमने कार्बन के C12 एटम का मास को क्या मान लिया, 12 mu। अब 1 mu तो फिर क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 mu का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। इससे हमें एक फॉर्मूला निकल के मिलता है, वो क्या है,
कि 1 mu इक्वल्स टू मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। क्यों, इस 12 का आप इस साइड लेंगे तो आपको 1 mu का मास मिल जाएगा। सो मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1 mu, क्योंकि उन्होंने C12 एटम के मास को 12 mu एग्जैक्ट मान लिया था। और देन उसके बाद हमें क्या फॉर्मूला मिलता है कि 1 mu इक्वल्स टू मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। अब आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि जो एटॉमिक मास है C12 एटम का, C12 एटम का सिंपल सी बात है, देखिए एटॉमिक मास आपको पता है क्या है, एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम है 12 ग्राम पर मोल। ये हमने बहुत सारी जगह यूज भी किया है, ठीक है, इसलिए आपको पता होगा कि ये एटॉमिक मास है C12 एटम का, ठीक है। ये C12 एटम का मास है, लेकिन ये किसका मास है, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। कार्बन का जो मास है, C12 एटम का जो मास है वो 12 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल का जो इसमें क्या दिया, एक मोल का मास हमें पता था कि 12 ग्राम होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एक मोल का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। ये हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज भी करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक मास है C12 है वो कितना 12 ग्राम पर मोल है। लेकिन हमें इससे क्या पता चलता है कि एक मोल एटम का मास कितना है, 12 ग्राम है। अब मोल मतलब क्या होता है, मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक एग्जैक्ट वैल्यू जैसे डजन में 12 होता है, वैसे मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर आयंस होते हैं, ठीक है। तो एक हमें क्या पता चला कि एक मोल जो एटम का मास, एक मोल C12 एटम का मास कितना 12 ग्राम है। तो उससे हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, C12 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि एक मोल एटम का जो मास है 12 ग्राम माना। तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय ये 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। 1/n से डिनोट किया जाता है एवोगैड्रो नंबर को, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें इतने एटम्स का मास पता है 12 ग्राम, तो हमने एक एटम का मास निकाला। तो कैसे निकाला, 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12/6, 12 को क्या किया हमने इस नंबर से डिवाइड किया। तो इससे हमें क्या मिला कि हमें एक एटम का मास पता चल गया, कार्बन के एक एटम का मास पता चल गया। क्योंकि हमें कार्बन के एक मोल एटम का मास पता था, तो उससे हमने कार्बन के एक एटम का मास पता कर लिया। और ये जो एटॉमिक मास है C12 कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ये हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया है, ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता किया है। सो उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। सो एक एटम का जो मास आया वो क्या आ गया, एक एटम कार्बन का मास आया 12/Na। ये 6.022 इंटू 10⁻23 को Na कहा गया। सो हमें एक एटम का मास यहाँ से ही मिल गया। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इसे हम आगे यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो अब हमें पता है कि mu अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एक mu की वैल्यू क्या थी। सो 1 mu इक्वल्स टू था मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। देखिए, ये देखिए प्रीवियस स्लाइड में देखिए मास 1 mu क्या है, मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। ये हमने अभी निकाला, ठीक है। ये आपको याद रखना था कि मास ऑफ 1 mu कितना था, 1 mu इक्वल्स टू मास ऑफ C12 कार्बन डिवाइडेड बाय 12। तो इसी फॉर्मूले में आगे वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, 1 mu इक्वल्स टू 12/Na इंटू 12, क्योंकि एक C12 एटम का मास कितना है 12 है। सॉरी, हमें मास ऑफ C12 एटम में भी हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाला, क्या निकाला था 12/Na, ठीक है। और मास ऑफ C12 एटम हमने क्या लिखा 12/Na और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, यानी कि ये क्या होगा 12/Na इंटू 12, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू 12, और 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/Na, ठीक है। ये हो जाएगा 1/Na, और 1/Na की वैल्यू आपको पता है कि 1/6.022 इंटू 10⁻23। ये भी आपको एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, अभी प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आगे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर में ये पता था। सो 1 mu का मास क्या हो जाएगा 1 एवोगैड्रो नंबर, और 1 एवोगैड्रो नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24। ये हमने सॉल्व -24 से हमने सॉल्व करके निकाल लिया, यानी कि एक mu का मास कितना आया, एक mu का मास आया 1.66 इंटू 10⁻24, और 1 mu को हम क्या कह सकते हैं 1/Na, ठीक है। 1/Na को हम 1 mu कह सकते हैं। सो इस हमने क्या किया, कार्बन को स्टैंडर्ड मार के हमने एक mu की वैल्यू निकाली, क्या निकाली 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मॉडर्न टाइम में जो mu को u से भी डिनोट किया जाए, u का मतलब होता है यूनिफाइड मास, इसे 1 डाल्टन भी कहते हैं, 1 एस्टन भी कहते हैं, 1 एवोग्राम भी कहते हैं। 1 AMU को ही ये अलग अलग यूनिट के नाम से बुलाया जाता है। जैसे
एमयू को हम यूनिफाइड मास डाल्टन, एस्टन और एवोग्राम कहते हैं। इनकी वैल्यू सबकी सेम होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसके बेसिस पे हम किसी भी एटम का जो मास है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है मास ऑफ एटम इन ग्राम, ठीक है, पर मोल। इसके बेसिस पे आप किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। आपको पता है मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो स्टैंडर्ड मास है उसको लिख लीजिए और उसको हम 1 एमयू से डिवाइड कर लीजिए, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 एमयू फिर इससे क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी एमयू की वैल्यू। इससे आप किसी भी एटम का जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। इसके बेसिस पे आप किसी भी एटम का मास जो है पता कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा क्या होता है। आपको हाइड्रोजन का जो मास है वो ग्राम में आपको पता है और आपको 1 एमयू में निकालना है। तो जो हाइड्रोजन का मास होता है ग्राम में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये हाइड्रोजन का मास होता है ग्राम में। तो फिर इसको एमयू में कैसे चेंज करेंगे? तो हमें पता है कि एच एमयू इक्वल्स टू हो जाएगा, एच ग्राम में है ये, ठीक है, एच ग्राम में था, ये 1 एमयू में चेंज करें तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये किस में ग्राम में है और ये किस में है, ग्राम पर एएमयू में है। ठीक है, ये ग्राम पर एएमयू में है। क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 10⁻24 से 10⁻24 हो जाएगा और 1.67 से 1.66 से 1.7 पर डिवाइड करेंगे तो एच एम यू क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एच एम यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1.008 AMU। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो मास आ गया एमयू में क्या गया 1.008, स्टैंडर्ड आया 1.0078 आता है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा अप्रोक्स कर लिया है। तो ये क्या हो गया 1.008 एमयू हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो मास है एमयू में हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप किसी भी एटम का जो मास है निकाल सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, उस एटम का मास ग्राम में पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक मास। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? आपको पता है कि कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, इसके अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। और आपको जो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास दिया रहता है वो कौन सा मास दिया रहता है? वो आपको मास दिया रहता है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, उस मास को हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। और ये एवरेज एटॉमिक मास किसके बेसिस में निकलता है? ये निकलता है अबंडेंस के बेसिस पे, यानी कि नेचर में उस आइसोटॉप्स की कितनी प्रेजेंस है और उसके मास से मल्टीप्लाई करके। इसका एटॉमिक जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कैसे निकलेगा? देखिए, आपको पता है कि ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स क्या होता है, O16, O17, O18 ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप, ये पहला आइसोटॉप, दूसरा आइसोटॉप और ये तीसरा आइसोटॉप। और O16 की प्रेजेंस 90% है, O17 की प्रेजेंस 8% है और O18 की प्रेजेंस 2% है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। जो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला आता है परसेंटेज इंटू क्या आता है, परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट। तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16 इंटू इसका मास क्या हो जाएगा 17 इंटू 2 इंटू 18। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 18 है। ठीक है, ये 18, 17, 16 ये इसका एटॉमिक मास है। तो इसके परसेंटेज में इसका एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करके, ठीक है, इनको ऐड करके क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। क्या हो जाएगा देखिए, मैं इस कैलकुलेशन को क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। तो ये जाएगा 90 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 18 प्लस, तो 90 इंटू 16 क्या हो जाएगा 1440 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 17 हो जाएगा प्लस 136 और 2 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 36। अब इसको मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1440 प्लस 136 प्लस 36 हो जाएगा 1612 और इसको क्या करना था, डिवाइड करना था 100 से। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 100 से। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा 100 से डिवाइड करूँगा 16.12। जो ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास है 16.12, यही मास हमें पीरियोडिक टेबल में दिया गया रहता है। इस बेसिस पे आप किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास काउंट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें नेचर में कितनी अबंडेंस है उसके परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके सभी आइसोटॉप्स को ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना, जितने भी आइसोटॉप्स है सभी का। हमें क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास। आई होप कि आपको एवरेज एटॉमिक मास भी समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास क्या है,
रिलेटिव मास ऑफ एन मॉलिक्यूल कंपेयर टू वन एएमयू। एएमयू से कंपेयर करके किसी मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड आउट करते हैं। तो अगर किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर हम एएमयू में लिखते हैं तो उस मास को मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो सिंपल सा है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जितने भी एटम्स है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, उसको आपको एमयू की वैल्यू पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एमयू कितना होता है और ऑक्सीजन का एमयू कितना होता है। सो हाइड्रोजन का हमने पिछली स्लाइड में क्या निकाला था, वो निकाला था 1.0078 ये निकाला था, ठीक है। और इसको मैं 1 भी मान सकता है, अप्रोक्स करके 1 मान लेता हूँ। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं 16, ठीक है। निकालेंगे तो इसी के आसपास है, 16.12 आया था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 और 16 प्लस कर देंगे तो ये 18 एमयू आ गया। तो इस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का कंपेयर 1 एमयू से कंपेयर करके उसका जो मास निकाला जाता है, रिलेटिव मास, उस मास को हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको एटॉमिक मास समझ में आ गया तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ही सिंपल है। एटॉमिक मास निकला है उसको ऐड करना है, जितने भी एटम्स उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 एमयू, ऑक्सीजन के यहाँ 1 एटम तो 16, और इसका मतलब एटॉमिक मास कितना होता है 16 एमयू। तो 1 × 2 और प्लस 16 यानी कि 18 एमयू। इसके बेसिस पे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, ठीक है। एक और वर्ड आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। सो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या करते हैं हम, जो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl आपको पता है एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। सो प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है, ठीक है। सो इसका जो सोडियम है, इसका जो एमयू आता है 23, ठीक है। और जो Cl का जो एमयू आता है 35.5, तो ये क्या हो जाएगा 58.5 यू का मीन्स क्या है, यूनिफाइड मास। अभी मैंने आपको बताया था यू को मतलब एमयू को यूज में भी डिफाइन कर सकते हैं, डाल्टन में, एवोगाड्रो में, एस्टन में। सो ये सब एमयू, इसका मतलब सब एमयू होता है। तो इस बस एक टर्म यूज किया जाता है, ये भी मॉलिक्यूलर मास है, बट ये जो है आयनिक कंपाउंड के लिए, इसलिए इसे आयनिक कंपाउंड के लिए एक अलग टर्म यूज कर दिया जाता है। फॉर्मूला मास है ये, मॉलिक्यूलर मास ही है। सो आई होप कि आपको जो एटॉमिक मास है वो क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, और कैसे हमने 1 एमयू की वैल्यू फाइंड आउट किया ये भी आपको समझ में आया होगा, और कैसे हम 1 एमयू के बेसिस पे किसी भी एटम का जो मास है वो काउंट कर सकते हैं एमयू में। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।